Everyone, this is Arya. Welcome back to my channel Arya's Classes. So today we will start class ninth Civics chapter first. What is democracy and why democracy? So democracy क्या है और क्यों है? ठीक है. तो हमारे चैप्टर का नेम ये है. फाइन. सो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एंड उस स्टार्ट करने से पहले हम पहले तो जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मीन्स क्या होता है. डेमोक्रेसी में आपने सुना होगा लोकतंत्र, राइट. सो इसका हिंदी मीन्स यही होता है. एंड देन हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे, हमारे क्या क्या टारगेट्स है इस चैप्टर में, हम पहले उनको देख लेते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. फाइन. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. एंड उसके बाद, क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी को अगर हमें जानना है तो ऑब्वियसली उसके फीचर्स के बारे में भी हमको पता होना चाहिए. तभी हम डेमोक्रेसी के बारे में और अच्छे से और डीपली जान पाएंगे चीज़ों को. ठीक है. सो डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे, उसके लिए सिंपल सी डेफिनेशन को पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम लोग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पे चलेंगे, जिसमें 4 फीचर्स हैं. फर्स्ट इज मेजर डिसीजन बाई इलेक्टेड लीडर्स. सेकेंड, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. एंड थर्ड, one person, one vote, one value. एंड फोर्थ, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट. ठीक है. तो ये 4 फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के. हम लोग इन फीचर्स को कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे वाई डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है. सो आपके ये क्वेश्चंस हैं. ठीक है. और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड ये सब ऑल आप इन टॉपिक में पढ़ोगे अपने क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए. कि पहले तो आप जानोगे डेमोक्रेसी क्या होती है. ठीक है. एंड विद द हेल्प ऑफ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि इस फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में आप लोग कई सारी स्टोरीज के पढ़ोगे, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में हो जाएगा. ठीक है. और चाइना के बारे में हो जाएगा एंड और भी डिफरेंट कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में आप पढ़ोगे. मैक्सिको. तो इस तरीके की और भी कंट्रीज़ हैं, है ना. सो नाउ उसके बाद आप पढ़ोगे वाई डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्यों. ठीक है. रीज़न क्या है कि डेमोक्रेसी इतनी पसंद है लोगों को. लोग डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं. ठीक है. और भी तरीके की सरकारें हो सकती हैं, राइट. और भी तरीके की गवर्नमेंट हो सकती हैं. तो फिर डेमोक्रेसी में ऐसा क्या है कि लोग उसको इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ठीक है. या फिर कंट्रीज उसको इतना ज़्यादा प्रेफर करती हैं, राइट. तो ऐसी क्या खास बात है इस डेमोक्रेसी में. तो इसको जानने के लिए ना हमको आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, इन दोनों चीज़ों को जानना होगा. ठीक है. जिससे हम अगर दोनों चीज़ें जान जाएंगे कि डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है, मतलब डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें खराब हैं. ठीक है. उसके क्या क्या बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें. जब हम दोनों चीज़ों को जान जाएंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में, ऐसी क्या स्पेशलिटी है डेमोक्रेसी में कि उसको इतना ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं लोग, राइट. तभी तो हम जान पाएंगे जब हम दोनों चीज़ें जान लेंगे, अगेंस्ट वाला पॉइंट भी और फॉर वाला पॉइंट भी. उसके बाद ही हम डेमोक्रेसी को समझ पाएंगे. एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पे. डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग को देखेंगे. जब हम ये इतना सब कुछ पढ़ लेंगे उसके बाद लास्ट में एक कंक्लूजन भी करेंगे. ठीक है. एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंड इसका चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा. ठीक है. और मैं हर चैप्टर में आपके लिए रिविजन क्वेश्चंस लेके आती हूँ. फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी लेके आई थी. ठीक है. तो सारी वीडियोस को कवर करना. सो बट आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे एंड डेमोक्रेसी के जो फीचर है उसका फर्स्ट फीचर पढ़ेंगे, मेजर डिसीजंस बाई इलेक्टेड लीडर्स. बाकी के 3 फीचर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. फाइन. तो हम लोग आज इतना देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ ओके. सो डेमोक्रेसी जो है ना वो मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म है गवर्नमेंट का इन द वर्ल्ड टुडे. आज पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी ही एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. इट इज़ मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. वैसे तो मोनार्की भी होती है, वैसे तो डिक्टेटरशिप भी होती है. ठीक है. और भी डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट्स होती हैं. बट उसमें से डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो बहुत ही प्रिविलेंट है एंड उसको पूरे वर्ल्ड में मतलब लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट. एंड कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करती हैं ज़्यादातर. मैंने कह रही कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती है. सारी कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी नहीं है बट हाँ ज़्यादातर कंट्रीज है जिनमें डेमोक्रेसी है. फाइन. और उसमें से हम इंडिया के एग्जाम्पल, मतलब इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ही है. ठीक है. सो नाउ अब हम लोग चलते हैं व्हाट वाई.
अब ऐसा क्यों है कि डेमोक्रेसी को लोग इतना पसंद करते हैं, इतने ज़्यादा कंट्रीज डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती हैं? क्या रीज़न है? वाई? राइट? सो व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी बेटर फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? ऐसा क्या खास बात है डेमोक्रेसी में कि वो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सब, जैसे कि मोनार्की है, तो ऐसी क्या खास बात है डेमोक्रेसी में कि वो मोनार्की से इतना डिफरेंट है? मोनार्की आप जानते हो ना, जिसमें किंग रूल करते हैं, राइट, जिसमें किंग्स का रूल होता है। तो ऐसी क्या खास बात है डेमोक्रेसी में जिस जो कि वो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को इतना मतलब उससे डिफरेंट है कि लोग उसको इतना ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं? ठीक है, सो हम ये सारी चीज़ों को जानेंगे। सो चलते हैं, पहले तो जानते हैं कि डेमोक्रेसी, इस डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब क्या है, राइट? इस डेमोक्रेसी, ये जो वर्ड है ना, ये क्या कहना चाहता है आपसे? फाइन, तो हम लोग पहले ये जानते हैं। सो देखो, डेमोक्रेसी जो है ना, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जैसे ग्रीक एक भाषा है, ठीक है, काफ़ी पुरानी भाषा है ग्रीक भी, एंड जैसे कि कई सारी पुरानी भाषाएं भी होती है, जैसे संस्कृत तो आप जानते होंगे, राइट? संस्कृत हो गई, सो और ग्रीक है, इस तरीके की और भी दो तीन लैंग्वेजेस हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, राइट? तो वो काफ़ी पुरानी लैंग्वेजेस हैं। तो ग्रीक भी एक ओल्ड लैंग्वेज है, काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड से डेमोक्रेसी वर्ड डिराइव्ड हुआ है। एंड इसका मीन्स क्या होता है? तो डेमोक्रेसी जो है ना, उसको अगर हम उस वर्ड को हाफ करें तो उसमें निकलता है डेमोस ऑफ क्रेशिया। ठीक है, डेमोस ऑफ क्रेशिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोस का मतलब क्या है? डेमोस का मतलब है पीपल। फाइन, डेमोस का मीन्स होता है पीपल। एंड यहाँ पे क्रेशिया का मीन्स होता है रूलर्स या फिर रूल्स। रूलर्स नहीं, रूल्स। ठीक है, सो क्रेशिया का मीन्स होता है रूल्स एंड डेमोस का मीन्स पीपल। तो अगर हम देखें इसको, तो इसका एक मतलब निकल रहा है पीपल्स रूल। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल, और अगर हम हिंदी में लिखते तो हम लिखते लोकतंत्र, मतलब जहाँ पर लोग रूल करें, पीपल रूल करें। अब पीपल कैसे रूल करते हैं, है ना? ये आपको क्वेश्चन होगा, क्या डेमोक्रेसी में हम लोग जाके बैठ जाते हैं कि नहीं अब हम रूल करेंगे कंट्री में? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट लोग खुद से अपने जो लीडर्स होते हैं उनको चूज करते हैं। लोगों को राइट होती है कि वो अपने लीडर्स को चूज कर सकें। सो इसलिए इसको पीपल्स रूल भी कहा गया है, राइट? और डेमोक्रेसी का मीन्स ही पीपल्स रूल होता है। अभी आप नीचे जब चलोगे चैप्टर में घुसोगे अंदर, तो आप बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जानोगे। फिर आप जानोगे कि डेमोक्रेसी को पीपल्स रूल क्यों कहा गया है। अब जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप आपकी फैमिली मेम्बर्स इलेक्शन देने, वोट देने जाते होंगे, राइट? अपने लीडर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव जो उनको पसंद है, ठीक है, जिसको वो वोट देते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव भी तो होता है। तो आप जैसे आप भी गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वोट देने जाते हैं। तो वोट देने क्यों जाते हैं? हम अपना रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो उसको चूज करने चाहते हैं। ठीक है, तो जा कौन रहा है? जो पीपल है वही तो जा रहे हैं वोट देने के लिए। तो ऑब्वियसली इसे पीपल का ही तो रूल कहेंगे, राइट? कि यहाँ पर पीपल जो है ना, पीपल के लिए सरकार काम करती है ना? तो पीपल्स रूल है मीन्स यहाँ पे। तो डेमोक्रेसी इज रूल बाय पीपल। डेमोक्रेसी का मीन्स क्या है? इट इज रूल बाय पीपल। नाउ अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें रूलर्स को इलेक्ट कराया गया है। पीपल, आई मीन जो रूलर्स है उनको पीपल ने इलेक्ट किया है। ठीक है, किसने किया है? पीपल्स ने इलेक्ट किया है रूलर्स को। फाइन, so now this definition allows us to separate democracy from all forms of government that are clearly not democratic. ये जो डेफिनेशन है जो हमने अभी पढ़ी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। सो ये जो डेफिनेशन है, दिस अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। जैसे वो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक नहीं है, जैसे मोनार्की हो गई, डिक्टेटरशिप हो गई, तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है। सो ये जो डेफिनेशन है ये हमको हेल्प करती है जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उनसे डेमोक्रेसी को सेपरेट करने में, अलग करने में, राइट? जो कि सेपरेट करने में जो डेमोक्रेटिक नहीं है। सो देखो, लेट अस सी सम एग्जांपल्स हाउ डेमोक्रेसी इज डिफरेंट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि डेमोक्रेसी कैसे डिफरेंट है, ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से। सी,
द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। हम म्यांमार के बारे में देखेंगे जब, तो आर्मी रूलर्स जो म्यांमार के हैं उनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है। सो पीपल हैड नो रोल इन चूजिंग द गवर्नमेंट, राइट। जो म्यांमार के आर्मी रूलर्स हैं उनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। उन्होंने मतलब उनके लिए इलेक्शंस नहीं हुए, मतलब उनको लोगों ने नहीं इलेक्ट किया, फाइन, पीपल ने उनको इलेक्ट नहीं किया है। तो जब पीपल का कोई रूल नहीं है तो किस बात की डेमोक्रेसी, ठीक है। जब पीपल का कोई रोल नहीं है इलेक्शन में, इलेक्ट करने में, अपने लीडर को जब इलेक्ट करने में पीपल का कोई रोल नहीं है तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी, राइट। तो ये एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है, राइट। डेमोक्रेसी, तो इस तरीके से हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन सी इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, राइट। हमने डेफिनेशन पढ़ी, बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि आर्मी रूलर्स जो है म्यांमार के, उनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है, नहीं किया है, दैट मीन्स नो डेमोक्रेसी, कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। जो डिक्टेटरशिप जो आपने सुना है उसमें क्या होता है कि जैसे कि जो लीडर होता है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है, जैसा वो कहेगा आपको वैसा करना ही पड़ेगा, नहीं करते तो पनिशमेंट है बस डायरेक्ट, ठीक है। मतलब जो कह रहा है वैसा करो, डिक्टेटरशिप में है ये, ठीक है। नहीं करते हो तो बस बस पनिशमेंट ही, ठीक है। तो डिक्टेटर्स जैसे कि पेनोशे हो गया, तो इसे लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है, उसे लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है, तो मीन्स यहाँ पर भी डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है, लोगों की भाई चलती नहीं है, जैसा लीडर कह रहा है वैसा ही करना पड़ेगा। नाउ द किंग्स ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम। जो सऊदी अरेबिया जैसा देश हो गया या फिर नेपाल जो है, वहाँ पे जो किंग्स हैं वो रूल इसलिए कर रहे हैं, मतलब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको लोगों ने इलेक्ट किया है, ठीक है, वो लोगों द्वारा इलेक्टेड है, वो रूल इसलिए नहीं कर रहे हैं। वो रूल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए हैं, ठीक है, वो शाही परिवार में बॉर्न हुए हैं, ठीक। अब जैसा देखते हो किंग है पहले, फिर उसके बाद कौन रूल करेगा, किंग का जो सन होगा, एंड किंग के सन के बाद उसका सन होगा, इस तरीके से चलता आता है ना। रॉयल फैमिली में या फिर मोनार्कीज में इस तरीके का सिस्टम चलता आता है, पहले किंग, फिर उसका सन, फिर उसका सन, इस तरीके से पूरा चलता आता है सिस्टम। तो यहाँ पर पीपल का कोई रोल नहीं है, राइट। तो ये डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमने किंग वाला देखा, ये मोनार्की है। तो अब इस तरीके से डेमोक्रेसी और मोनार्की डिफरेंट हो रहे हैं ना, हम सेपरेशन कर पा रहे हैं, राइट। बट अभी आप नीचे और चलो, ठीक है। अब देखो आप, जो ये सिंपल डेफिनेशन है ये अभी एडिक्यूट नहीं है, ठीक है। ये जो सिंपल डेफिनेशन है इट इज़ नॉट एडिक्यूट। अब आप कहोगे अभी तुमने पढ़ा, सब कुछ ठीक चल रहा था, अब ऐसा कैसे हो गया, ये एडिक्यूट क्यों नहीं है। तो देखो, पहले आप समझ लें इस चीज़ को कि बट इफ़ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, अगर हम इस डेफिनेशन को इन एन अनथिंकिंग मैनर यूज करते हैं, तो वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन डेमोक्रेसी। अगर हम इस डेफिनेशन को बिना सोचे समझे यूज करते हैं तो हम हर एक गवर्नमेंट को जो इलेक्शन भी हेल्ड कर रही है उसको भी डेमोक्रेसी कहना बंद कर देंगे, राइट। तो इस डेफिनेशन को पहले हमको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि एक्चुअली में कौन डेमोक्रेटिक है, कौन डेमोक्रेटिक नहीं है। सो एवरी गवर्नमेंट इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज़ नॉट सो। क्योंकि हर एक गवर्नमेंट इस कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में चाहती है कि वो डेमोक्रेसी कहलाए, भले ही वो डेमोक्रेसी ना हो, ठीक है, भले ही डेमोक्रेसी ना हो, लेकिन फिर वो ये चाहती है कि वो डेमोक्रेसी कहलाए। तो इसलिए हमको इस सिंपल डेफिनेशन को और अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी कौन सी गवर्नमेंट है, एक्चुअल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी है और कौन सी नहीं है, राइट। तो इसलिए हमको इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझना होगा। अभी इस डेफिनेशन में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे मतलब ऐसे वी कैन से कि इस डेफिनेशन से कई सारे क्वेश्चन राइज अप होते हैं। इस भले छोटी सी डेफिनेशन आपको दिख रही है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो अब उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, तब आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाओगे।
राइट। उसके बाद आप सेपरेट कर सकते हो कि एक्चुअल में कौन सी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है एंड कौन सी जो नहीं है। So that is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be one। मतलब जो दिखावा करते हैं डेमोक्रेसी होने के पर वो एक्चुअली में है नहीं डेमोक्रेसी। ठीक है। सो नाउ वी देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी और फर्स्ट फीचर ही पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का आज। ठीक है। सो वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन। हमने सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट किया। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। दिस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है ये कई सारे क्वेश्चंस राइज अप करती है। कैसे क्वेश्चंस राइज अप करती है? तो आप जब इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ोगे तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है ना वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अब आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो किस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? ठीक है। What kind of form of government is democracy? किस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? यहाँ पे कुछ दिया तो गया नहीं है कि कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या है। राइट। अब नेक्स्ट है कि इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। सो हु सी जो पीपल यहाँ पे आपको वर्ड दिखाया जा रहा है। सो पहली बात तो ये कि वेट, यहाँ पे जो ये रूलर्स की बात चल रही है कि इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। सो इसमें इस डेफिनेशन में रूलर्स कौन है? राइट। इस डेफिनेशन में रूलर्स कौन है ये भी क्वेश्चन करा होता है। पहले तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके की होनी चाहिए, उसके बाद फिर ये रूलर्स कौन है, कैसे रूलर्स, किस तरीके के रूलर्स, इलेक्ट कैसे होंगे, है ना। तो अब ये रूलर्स कौन है, उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब यहाँ पे आपको दे रहा है इलेक्टेड बाय पीपल, तो जब इलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्शंस होंगे। तो किस तरीके के इलेक्शंस होंगे जिससे वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाए। ठीक है। जिसमें कोई भी चीटिंग ना हो, सब कुछ ऐसा गंदा काम ना हुआ हो, कुछ ऐसी मेल प्रैक्टिसेस फॉलो ना हुई हो। तो तरीके के मतलब किस तरीके के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहलाएंगे, है ना। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में देख लिया। अब देखो हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर और गेट इलेक्टेड एज रूलर। अब वो कौन से पीपल हैं जो रूलर को इलेक्ट कर सकते हैं या फिर खुद भी जाकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, खुद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और इलेक्ट हो सकते हैं। तो वो कौन पीपल हैं, कैसे पीपल हैं, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस डेफिनेशन में खड़े होते हैं। अब हर एक क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझेंगे जिससे हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पे। So let us consider each of these question with the help of example। अब हर एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो फीचर है वो है मेजर डिसीजन बाई इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है। इलेक्टेड लीडर के द्वारा मेजर डिसीजन। तो अब देखो यहाँ पे इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कू इन अक्टूबर 1999। पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने एक मिलिट्री कू तैयार किया इन अक्टूबर 1999। ठीक है। मिलिट्री कू क्या मतलब जैसे आपकी पूरी मिलिट्री है। देखो जनरल जो नेम लगा हुआ है, आप जनरल देख रहे हो, तो जनरल किसके आगे लगता है? एक आर्मी पर्सन के आगे ही तो जनरल लगता है। आर्मी के हेड हो, ऑफिसर हो, उनके आगे जनरल लगता है, राइट। तो ये एक जनरल थे। ठीक है। ये आर्मी से रिलेटेड है। तो इन्होंने अपनी एक बड़ी सी मिलिट्री कू तैयार की। ठीक है। बढ़िया सी मिलिट्री कू तैयार की। मिलिट्री कू क्या मतलब जो उनके सोल्जर्स थे, ठीक है, उनको मतलब किस तरीके से मना लिया और अपनी मिलिट्री कू तैयार की, कहते हैं ना ये पूरी आर्मी तैयार की। ठीक है। अक्टूबर 1990 में 1999 में। एंड आफ्टर दैट मिलिट्री कू बनाने के बाद ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। इन्होंने डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया, जो इलेक्शंस के द्वारा जीती थी, जिसे लोगों ने चुना था, उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही उन्होंने हटा दिया। ठीक है। गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा के खुद बैठ के जाके ऐसे करके और कहा भाई अब तो मैं इस कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। ठीक है। तो उन्होंने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा के खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव तो बता दिया खुद को,
इसके बाद लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। अब चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद क्या किया इन्होंने, अपनी डेजिग्नेशन मीन्स अपना जो पोजीशन था उसको प्रेसिडेंट में चेंज कर लिया। ठीक है, he changed his designation to president, and in 2002 held a referendum in the country that granted him 5 years extension। और फिर 2022 में उन्होंने एक रेफरेंडम कराया। अब देखो, आप प्रेसिडेंट तो बन गए हो, फाइन, आप प्रेसिडेंट तो बन गए हो, बट अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपको इलेक्ट किसने किया है, ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ खुद से गद्दी पे जाके बैठ तो गए थे, प्रेसिडेंट तो बन गए थे, बट अगर किसी किसी ने भी मीन्स उनसे क्वेश्चन किया कि आपको प्रेसिडेंट किसने बनाया, आप इलेक्ट कैसे हुए हो, राइट, तो अब इसके लिए उनको उनके पास कोई तो जवाब होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक रेफरेंडम कराया। अब ये रेफरेंडम क्या होता है, इस रेफरेंडम में हाँ या ना में आपको जवाब देना पड़ता है कि मतलब प्रेसिडेंट बनना है, बनना है या नहीं, मीन्स हाँ या ना में आपको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो एक रेफरेंडम कराया, ठीक है, अपनी कंट्री में, जिसने उन्हें 5 years की एक्सटेंशन दे दी कि 5 years तक आप ही प्रेसिडेंट रहोगे कंट्री के। ठीक है, अब जो रेफरेंडम था ये कराया बट शो करने के लिए, ओनली शो ऑफ के लिए कराया। एक्चुअल में खुद बन के बैठ गए थे प्रेसिडेंट, ठीक है, किसी की कोई वो नहीं थी, बट शो करने के लिए कि हाँ एक रेफरेंडम हेल्ड हुआ है और ये प्रॉपर तरीके से क्या बोलते प्रेसिडेंट बने हैं। दूसरी कंट्रीज को शो करने के लिए उन्होंने एक रेफरेंडम हेल्ड कराया था। एंड जो पाकिस्तानी मीडिया थी, पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स, अब जो मीडिया है ऑब्वियसली वो तो सही बोलेगी ना, सही बोलेगा हमें, तो जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस थी एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मतलब ये कहने लगे कि जो रेफरेंडम है इट वाज बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। ये जो रेफरेंडम है ये गलत है, ये झूठा है, ये सिर्फ शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए कराया गया है, बट एक्चुअली में उन्होंने किसी भी पर्सन की बात नहीं मानी है। ठीक है, वो इलेक्टेड नहीं है। तो पाकिस्तानी मीडिया ने इस रेफरेंडम को मेल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड डिसीजन बताया। ठीक है, कि ये जो रेफरेंडम है ये इट वाज बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड डिसीजन, फाइन। उसके बाद क्या हुआ, द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विद आर्मी ऑफिशियल एंड जनरल परवेज मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम आर इलेक्टेड पीपल। अब जो पावर थी वो जनरल परवेज मुशर्रफ और आर्मी ऑफिशियल्स के पास में थी। ठीक है, आर्मी ऑफिशियल के पास में थी और उनमें से कोई भी इलेक्टेड पर्सन नहीं था। ठीक है, उनमें से कोई भी इलेक्टेड पर्सन नहीं था। अब इसके बाद क्या हुआ, सॉरी वेट, यहाँ पे देखो, नाउ इन अगस्त 2002 he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan। अब क्या हुआ कि अगस्त 2002 में उन्होंने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया। ठीक है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करूँ, सारी पावर जितनी भी है अब वो सारी अपने हाथ में बिल्कुल फाइनली ले ही लूँ पावर। ठीक है, तो मैंने सोचा कि पावर हाथ में कैसे लेंगे, ऐसे तो कोई देने नहीं वाला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे और अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे जिससे पावर्स मेरे हाथ में आ जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया कि इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में चेंजेस लेके आए। ये पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कुछ चेंजेस आए, इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया इन अगस्त 2002। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज। अब जो ये आपका ऑर्डर था ना, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर प्रेसिडेंट को नेशनल असेंबली में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, मीन्स नेशनल असेंबली से सही नहीं लग रही है या फिर प्रोविंशियल असेंबली सही नहीं लग रही है, तो वो हटा भी सकती है उन असेंबलीज को। उसके पास की पावर है कि वो उन असेंबलीज को हटा भी सकती है। Now the work of civilian cabinet is supervised by National Security Council which is dominated by military officers। ठीक है, तो अब जो सिविलियन कैबिनेट का वर्क था that was supervised by National Security Council and जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल था that was dominated by the military officers। फाइन, नाउ आफ्टर पासिंग दिस लॉ, अब इस लॉ को पास करने के बाद इलेक्शंस वर हेल्ड टू नेशनल एंड सम असेंबलीज, नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज। ठीक है, तो अब इस लॉ को पास करने के बाद जो इलेक्शंस थे वो हेल्ड हुए नेशनल और स्टेट असेंबलीज में। मीन्स इन्होंने क्या सोचा कि
पाकिस्तान में ना इलेक्शंस होंगे बट किंग मैं ही रहूँगा। आई मीन किंग नहीं, मतलब रूल मैं ही करूँगा, ठीक है, प्रेसिडेंट मैं ही रहूँगा, बट इलेक्शंस तो होंगे ही। फाइन। तो अब इस लॉ के पास होने के बाद इलेक्शंस पाकिस्तान में हुए नेशनल और स्टेट लेवल पर। बट पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे क्या था कि पाकिस्तान के पास इलेक्शंस करने की राइट भी थी और साथ में ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। अब जिसने भी, मतलब जो भी चूज हुआ होगा इलेक्शन के बाद, जो भी पर्सन चूज हुआ होगा, ठीक है, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे पाकिस्तान के पास, ठीक है, उनके हाथ में थोड़ी सी पावर भी थी। बट जो फाइनल पावर थी वो किसके पास थी? मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज के पास, राइट। जनरल परवेज मुशर्रफ के पास में फाइनल पावर थी। तो इसलिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे क्योंकि जो फाइनल पावर थी वो किसके पास थी? आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल मुशर्रफ के पास, ठीक है। सो अब इससे क्या हुआ कि जो पाकिस्तान है अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो अब ये सब पढ़ने से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो पाकिस्तान है वो जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर में डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा, ठीक है, इनके अंडर में पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा। फाइन। तो अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन राइज हो रहा है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि रूलर्स जो हैं इलेक्टेड बाय दी पीपल इन पाकिस्तान, जो रूलर्स हैं उन्हें पाकिस्तान में लोगों ने इलेक्ट किया था, क्या हम ये कह सकते हैं? तो हम ऐसा नहीं कहेंगे। सो हमने लिखा है कि नॉट क्वाइट, ठीक है, हम ऐसा नहीं कहेंगे। सो अब देखो यहाँ पे पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव। पीपल के पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है, इस नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पर उनके पास रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट रियली द रूलर्स, बट वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सच रियली रूलर्स नहीं होंगे। दे कैन नॉट टेक फाइनल डिसीजन, वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द आर्मी ऑफिशियल्स। जो पावर है आर्मी ऑफिशियल्स के पास फाइनल डिसीजन लेने की, ठीक है, मतलब जो फाइनल डिसीजन है वो आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल परवेज मुशर्रफ ही लेंगे। एंड नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय पीपल। और उन आर्मी ऑफिशियल्स को या फिर जनरल परवेज को किसी को भी इन जो लोग थे उन्होंने क्या बोलते, उन्होंने इलेक्ट नहीं किया था, ठीक है, उन्होंने इलेक्ट नहीं करवाया था। तो अब ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं दिख रही है हमको, है ना। सो दिस हैपेंस इन मैनी डिक्टेटरशिप इन मोनार्की। तो अब जो ये चीज़ें थी ये ज़्यादातर डिक्टेटरशिप या मोनार्कीज में हुआ करती थी, ठीक है। सो दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। तो यहाँ पे क्या है कि इनके पास इलेक्टेड पार्लियामेंट भी थी और गवर्नमेंट भी थी, बट रियल में पावर जो थी वी कैन से कि बट रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। जो रियल पावर है वो किसके पास? विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड, ठीक है। सो दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट रियल पावर किसके पास थी? जनरल परवेज और जो आपके सॉरी जनरल परवेज मुशर्रफ और जो आर्मी ऑफिशियल थे उन्हीं के पास तो थी फाइनल पावर, है ना। तो now if few countries the real power was with some external power and not with the locally elected representatives। कुछ कंट्रीज में कैसा होता है कि जो रियल पावर है that was with some external power and not with locally elected representatives, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज में ऐसा भी हुआ करता था। नाउ दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। अब हम जो हमने अभी तक ये पूरा पढ़ा है हम क्या कह सकते हैं इसको? पीपल्स रूल। पीपल्स रूल मीन्स डेमोक्रेसी। तो क्या हम इसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं? मेरे ख्याल से इसको डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, है ना। डेमोक्रेसी क्यों कहेंगे हम इसको? डेमोक्रेसी नहीं है ये, यहाँ पे लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है, अपनी जबरदस्ती से मीन्स वी कैन से कि फोर्सफुली वो जाकर गद्दी पे बैठा है ना, कि अब मैं करूँगा यहाँ पे रूल, मेरी चलेगी, लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। सो अब ये सब जो हमने पढ़ा पूरा ये हमको हमारा फर्स्ट फीचर देता है कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो और जो आपके टॉपिक्स हैं अभी तक के जहाँ तक हमने पढ़ा आज उतने क्लियर हो गया हो। तो अगर टॉपिक्स क्लियर होते हैं आपके
वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि बाकी की सारी वीडियोस भी आपके फ़ोन में आती रहे। ठीक है, आपको पता चलता रहे, नोटिफिकेशंस मिलते रहे आपको। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर करेंगे। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, दिस इज़ आर्या, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यास क्लासेस। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई इज़ डेमोक्रेसी। इसका जो सेकंड फीचर है डेमोक्रेसी का, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो थर्ड फीचर है। ठीक है, फर्स्ट फीचर हम लोग ऑलरेडी जो मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें कंप्लीट कर चुके थे, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट फीचर पूरा। सो आज हम लोग सेकेंड फीचर और थर्ड फीचर पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कुछ और देशों की स्टोरीज़, राइट। और जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें फर्स्ट फीचर हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने पाकिस्तान की स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वहाँ पर क्या किया था, राइट। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, दूसरे जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी स्टोरी को। सो अभी फ़िलहाल हम लोग जो सेकेंड फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ठीक है, तो इसमें हम लोग चाइना और मेक्सिको की स्टोरी पढ़ेंगे। तो बहुत ही ध्यान से सुनना आप लोग इसकी स्टोरी को, राइट। तो इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। चाइना में इलेक्शंस रेगुलरली होते थे हर 5 year में फॉर इलेक्टिंग कंट्रीज पार्लियामेंट, कंट्री की पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, कंट्री की जो पार्लियामेंट थी उसका नेम क्या था, नेशनल पीपल कांग्रेस। इसका चाइनीज़ नेम तो है क्यांगो रेमिन दाइबियो। ठीक है, तो चाइनीज़ नेम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, चाइनीज़ नेम में आप कंफ्यूज जाओगे यहाँ पे। तो इसका जो इंग्लिश में नेम है नेशनल पीपल कांग्रेस, ये है, फाइन। तो आपको इसी को ध्यान में रखना है। सो जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, इसमें पावर थी कंट्री के प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करने की, और इसमें लगभग 3000 मेंबर्स इलेक्टेड थे फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। ठीक है, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो अभी तक तो फिलहाल आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि हाँ अच्छे इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड हो रहे हैं, हर एक 5 year में इलेक्शन हो रहे हैं, पार्लियामेंट भी है कंट्री में, सब कुछ तो मतलब डेमोक्रेसी दिख रही है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री दिख रही है चाइना। फिर यहाँ पे इसके एग्जाम्पल से क्या समझाना चाह रहे हैं। सो अभी आपको दूर से अगर देखोगे तो चाइना एकदम डेमोक्रेटिक कंट्री दिखेगी, राइट, बिल्कुल डेमोक्रेटिक दिखेगी। बट थोड़ा पास आके देखो तब पता चलेगा कि इसमें डेमोक्रेसी है कि नहीं है, राइट। सो देखो जो चाइना है इसमें इलेक्शन कैसे हो रहे थे, इलेक्शन जो हो रहे थे ना, उसमें जाने के लिए अगर आपको इलेक्शन में जाना है तो आपको जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, एक पार्टी थी चाइना में, ठीक है, तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको इलेक्शन लड़ने जाना है। अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है तो आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम जा सकते हैं इलेक्शन में कि नहीं जा सकते हैं। और सिर्फ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर या फिर जो 8 स्मॉलर पार्टीज़ थी जो कि अलाइड थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के ही द्वारा, मीन्स जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कहती थी वही जो 8 स्मॉल पार्टीज है वही करती थी। ठीक है, तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के ही चलाने पर ये पार्टी चलती थी, फाइन। भले नाम के लिए तो ये डेमोक्रेटिक होंगी पार्टीज, ठीक है, नाम के लिए ये पार्टीज़ हैं, बट चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में ही रहती थी हमेशा। ठीक है, भले नाम के लिए ये पार्टीज़ हैं चाइना में, बट अंडर रहेंगी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के। सो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इलेक्शंस जो थे ये या तो 8 स्मॉल पार्टी के मेंबर्स में से कोई पर्सन हो तो वो जा सकते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, या फिर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए जा सकता है, बट कोई अदर नहीं जा सकता है। तो आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपको इलेक्शन में जाना है, राइट। तो इज इट साउंड लाइक डेमोक्रेसी? क्या ये आपको लगता है कि ये डेमोक्रेसी है? हमें इलेक्शन लड़ने जाना है और हमें किसी पार्टी की परमिशन लेनी पड़ेगी, भाई हम इलेक्शन लड़ने जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे। तो फिर एक ही पार्टी का रूल चल के रह गया है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, राइट। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो गवर्नमेंट जो थी ना वो हमेशा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती थी, किसी और की बनती नहीं थी चाइना में,
अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये मैक्सिको का पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली थी 1930 में, फाइन। और मैक्सिको जो था वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे हर 6 ईयर में, हर 6 ईयर में वहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। तो ये आपको लग रहा है कि हाँ इंडिपेंडेंस भी मिल चुकी है, इलेक्शंस भी हो रहे हैं, सो मे बी मैक्सिको आप डेमोक्रेटिक होगी, बट नहीं। अभी देखो नीचे, जो कंट्री है ना हैज़ बीन नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, और जो कंट्री थी ये कभी मिलिट्री या डिक्टेटर रूल के अंडर में भी नहीं रही है। तो अब अभी फिर कैसे ये क्या बोलते डेमोक्रेटिक नहीं है। ऑब्वियसली अगर किसी के अंडर में नहीं है एंड इलेक्शंस हेल्ड कर रही है और क्या बोलते इंडिपेंडेंस भी है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। सो देखो 2000 तक जो इलेक्शन था ना, मतलब बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाई पार्टी कॉल्ड PRI, ठीक है। सो बेसिकली 2000 से हर एक इलेक्शन जो था PRI ही कर रही थी। अब PRI का जो मैक्सिकन नेम है वो डिफरेंट है, सो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे इसका इंग्लिश में नेम दिया गया है, और जो इसका इंग्लिश नेम है ये बिल्कुल उल्टा है PRI का जो ये PRI लिखा हुआ है, पर इसका जो फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, तो इसको देखो ये बिल्कुल उल्टा है, IRP हो जाएगा, है ना। सो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये उल्टा क्यों दिया गया है, गलत तो नहीं है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बट इंग्लिश में दिया गया है, दैट्स वाई, ओके। सो अब जो अपोजिशन पार्टीज हैं दैट कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन इलेक्शंस, जो अपोजिशन पार्टी थी वो इलेक्शंस कर रही थी। सो अब अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि PRI पार्टी ही कॉन्टिन्यूसली 2000 से लेकर अभी तक, मतलब अभी तक तो नहीं फिलहाल, ठीक है, तो 2000 से इलेक्शंस जीतती आ रही थी बराबर PRI पार्टी, और किसी को चांस ही नहीं मिल रहा था। तो आप कहोगे कि हो सकता है लोगों को PRI पार्टी ज़्यादा पसंद आई हो, बट इज़ इट पॉसिबल कि इतने टाइम तक PRI पार्टी जीतती रही हो। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो उसका विरोध करते हो, कुछ लोग तो होंगे जो जिन्हें अपोजिशन पार्टीज पसंद हो, PRI ना पसंद हो, है ना। तो फिर PRI पार्टी हमेशा से इलेक्शन कैसे जीत रही थी, राइट। क्वेश्चन उठता है कि भाई PRI पार्टी फिर क्यों जीत रही थी इलेक्शन, जब कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अदर पार्टी को वोट करें, मैं कह रही 1-2 लोग, नहीं कह रही कि सारे, 1-2 लोग अदर पार्टी को वोट करें, उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन गिविंग जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, समझाने के लिए बता रही हूँ। तो सारे तो PRI पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हो सकते हैं, अपोजिशन पार्टीज भी होंगी, या आप कहो कि हो सकता है कि कोई जो अपोजिशन पार्टी है वो सामने आ ही ना रही हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, अपोजिशन पार्टीज भी होंगी, ऑब्वियसली होंगी, है ना। सो जो अपोजिशन पार्टीज थी ना वो इलेक्शन लड़ने के लिए जाती थी, कंटेस्ट इलेक्शन, बट नेवर मैनेज टू विन। अपोजिशन पार्टीज इलेक्शन लड़ती थी पर कभी जीत नहीं पाती थी, क्योंकि जो PRI थी ना वो बहुत ही डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी इलेक्शन जीतने के लिए। कैसी डर्टी ट्रिक्स, उनके बारे में बढ़ते चलो। All those who were employed in government offices had to attend party's meeting. हर कोई जो कि एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उसको पार्टी की जो मीटिंग्स होती थी वो अटेंड करनी ही पड़ेंगी। जैसे पार्टी के मेंबर्स कहेंगे वैसा आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर PRI। जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे वो बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि आपको PRI पार्टी को ही वोट करना है, ठीक है, आपको PRI पार्टी को ही वोट करना है। तो PRI पार्टी का ये कहना था कि आप टीचर्स से कि आप पेरेंट्स, जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को फोर्स करो कि PRI पार्टी को ही वोट करें, फाइन। और जो मीडिया थी उसको लार्जली, मतलब यू कैन से कि मीडिया को PRI पार्टी ने कंट्रोल करके रखा था। अब मे बी पैसों से कंट्रोल करके रखा हो या डरा धमका के कंट्रोल में करके रखा हो, ठीक है। सो PRI पार्टी को मीडिया को कंट्रोल करके रखा था PRI पार्टी ने, ठीक है। तो मीडिया भी जो अपोजिशन पार्टी थी उनको क्रिटिसाइज करती रहती थी और PRI पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं कहती थी। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन लास्ट मिनट विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू कास्ट अ वोट। और कई बार जो पोलिंग बूथ थे ना उनको भी एक से दूसरी जगह पे एंड टाइम पे, बिल्कुल जब वोट्स स्टार्ट होने जा रहे हो उस टाइम पर पोलिंग बूथ ही हटा दिए जाते थे वहाँ से। अब जो भी PRI को वोट करने के लिए आया होगा उसको तो बताते थे क्या
कि कहाँ पर है पोलिंग बूथ, कहाँ रखा है, आप जाके वोट कराओ। और जो अपोजिशन पार्टी को वोट करने के लिए आते थे उनको बताते नहीं थे कि पोलिंग बूथ कहाँ पर रखे हैं, तो फिर वोट वो कर ही नहीं पाते थे, और जब वोट नहीं कर पाएंगे तो कोई अपोजिशन पार्टी जीतेगी ही नहीं, राइट। सो इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स को वो लोग यूज़ करते थे और इसीलिए कोई भी अपोजिशन पार्टी जीत नहीं पाती थी। PRI sent large amount of money in the campaign for its candidate। PRI जो थी ना, कई सारा पैसा जो था कैंपिंग में भेजी थी अपने कैंडिडेट्स के लिए। ओके, शुड बी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। तो क्या हम जो अभी तक हमने चाइना में जो एग्जाम्पल देखे, तो क्या हम कह सकते हैं, चाइना या मैक्सिको में, दोनों में, क्या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस थे ये लोगों ने मतलब लोगों के द्वारा हुए, या फिर जो रूलर्स इलेक्ट किए हैं वो लोगों ने किए हैं? हम नहीं कह सकते हैं इसको, राइट। इन दोनों कंट्रीज में से जो पार्टीज थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी एंड PRI, इन दोनों को ही पीपल की मर्जी से इलेक्ट नहीं करवाया गया था, मतलब इन दोनों को ही पीपल ने इलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे लोगों की तो कोई चॉइस है ही नहीं, फाइन। सो देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स हियर। चाइना की अगर बात करें तो चाइना में जो इलेक्शंस थे, इन्होंने लोगों को चॉइस नहीं दे रखी थी कि आप इलेक्ट करो, राइट। लोगों के पास कोई चॉइस थी ही नहीं। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव बाई इट। या तो रूलिंग पार्टी को चूज़ करो, या तो जो कैंडिडेट्स रूलिंग पार्टी ने अप्रूव किए हैं उनको चूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों के पास तो चॉइस है ही नहीं, हम नहीं कह सकते कि ये चॉइस है लोगों की, राइट। तो ये तो लोगों की चॉइस थी नहीं, फाइन। सो कैन वी कॉल दिस चॉइस? नो, वी कैन नॉट कॉल दिस। अब वहीं पे अब मैक्सिको का देखें तो पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस। पीपल के पास चॉइस थी, बट नो वे दैट द रूलिंग पार्टी को डिफीटेड। पर कोई वे नहीं थी कि, बट देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट। बट कोई भी वे नहीं था जैसे कि रूलिंग पार्टी मीन्स PRI पार्टी डिफीट हो जाए, इवन पीपल उसके अगेंस्ट हो तब भी। लोगों के पास खुद की चॉइस थी, लेकिन लोग उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाते थे, है ना। इलेक्शन वोट देने के लिए चाहते थे, वोट देने की चॉइस थी, बट पार्टी तो जीतती नहीं थी जिसको वोट देने के लिए चाहते थे। सो देयर वॉज नॉट फेयर इलेक्शन। तो हम इन इलेक्शंस को फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं, ये फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे। तो इसी से निकलता है सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। डेमोक्रेसी फ्री और फेयर इलेक्शंस पे बेस्ड है, ठीक है। फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उसके भी हारने के चांसेस होने चाहिए, और अदर पार्टी के जीतने के भी चांसेस होने चाहिए, फाइन। सो दिस वॉज सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप आपको ये पूरा फीचर अच्छे से क्लियर हो गया हो, आप कोई कन्फ्यूजन ना रही हो। सो अब हम चलते थर्ड फीचर पे, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, फाइन। So this principle has now come to be accepted almost all over the world. ये जो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का जो फीचर है ना, इसको ऑलमोस्ट हर किसी कंट्री ने एक्सेप्ट किया है। Yet there are many instances of denial of equal rights to vote। पर कई जगह पर ऐसा है कि लोगों को इक्वल राइट नहीं है वोट करने की, ठीक है। लोगों को इक्वल राइट नहीं है वोट करने की, कई लोगों को मना कर दिया जाता है कि नहीं आप वोट नहीं करोगे। अब वो हम एग्जांपल देखेंगे इसमें। सो अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट। तो अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पर 2015 तक किसी भी वुमेन को वोटिंग राइट नहीं थी, वोटिंग राइट्स नहीं दी गई थी। अगर हम एस्टोनिया की बात करें तो एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे। एस्टोनिया ने अपने सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग ही रूल करवाया। मीन्स कैसे, देखो, सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट राइट टू वोट। तो जो एस्टोनिया था ना, वहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटी के लोग थे, जो रशिया से आए थे और एस्टोनिया में बस गए थे आके, तो उनको रशियन माइनॉरिटी कहा गया है। तो रशियन माइनॉरिटी के जो लोग थे जो कि काफ़ी कम थे, तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती थी वोटिंग राइट लेने में। और अगर जो परमानेंट एस्टोनिया के ही सिटीजन थे, जिनके एंसेस्टर्स एस्टोनिया के ही सिटीजन थे, उनको सिटीजनशिप और वोटिंग राइट दोनों ही बहुत ईजिली मिल जाती थी, उनको कोई दिक्कत फेस करनी नहीं पड़ती थी, राइट। और जो रशियन माइनॉरिटी के लोग थे, जिनके एंसेस्टर्स रशियन माइनॉरिटी के थे, उनको इतनी जल्दी राइट टू वोट नहीं मिलता था, फाइन। होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ रहा हो।
So in Fiji, the electoral system is such that the vote of indigenous Fiji has more value than an Indian Fijian, right? So फिजी की अगर हम बात करें तो जो इलेक्टोरल सिस्टम था ना वहाँ का, वो कैसा था कि जो वोट है, वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज़ मोर वैल्यू। जो इंडिजिनस फिजी है, मीन्स आप कह सकते हो कि जिनके एंसेस्टर जो थे वो इंडिजिनस फिजी थे और वो भी इंडिजिनस फिजी हैं, उनको बहुत इजीली राइट टू वोट मिल जाता था। उनकी जो वोट की वैल्यू थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, इंडिजिनस फिजी की वोट की वैल्यू। इंडियन फिजी जो थे, जो इंडिया से गए थे, अंग्रेजों के टाइम पे क्या था कि जो इंग्लैंड था उसका कई जगह पे रूल था, ठीक है, जैसे कि फिजी हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तो ऐसी ऐसी जगह पे इंग्लैंड का रूल था और उस टाइम पे इंडिया पे भी रूल था। तो जो ब्रिटिश थे तो इंडिया से वो लोग ले जाके फिजी में भेज दिया करते थे लोगों को एग्रीकल्चर के लिए, ताकि वहाँ पे जाके एग्रीकल्चर करें, ठीक है। तो अब जो उनके जो इंडिजिनस फिजी थे, जो इंडियन फिजी थे ना, फिजियन थे, तो उनके एंसेस्टर्स ऑब्वियसली इंडियन होंगे, इंडिया से भेजे गए होंगे वहाँ पे, तो वो वहीं पे जाके बस गए थे, फिर वापस आ नहीं पाए इंडिया में, ठीक है, तो वहीं पे जाके बस गए, तो वो इंडियन फिजी कहलाने लगे फिर, राइट। तो इंडियन फिजियन की जो वोट की वैल्यू थी वो बहुत कम थी इंडिजीनियस फिजी को देखकर, ठीक है। इंडिजीनियस फिजी की वोटिंग राइट्स बहुत ज़्यादा थी। अब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू में देखें तो डेमोक्रेसी जो है ना वो बेस्ड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी पे, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी पे डेमोक्रेसी बेस्ड है। तो इससे हमारा निकलता है थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कि इन डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वन वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, ठीक है। तो जो डेमोक्रेसी है वो जो है ना ईच एडल्ट सिटीज़न को वहाँ पर क्या है कि हर एक सिटीज़न को जो वोट दे रहा है तो उसकी जो वोट है ना वो एक वोट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन जाके बार बार 2-3 वोट डाला है जाके, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। उसके पास एक वोटिंग राइट होगी, 1 वोटिंग राइट, ठीक, एक वोट देगा वो, और हर उसके एक वोट की जो है ना, मतलब जो वोट एक दिया है हर एक पर्सन का, ईच वन वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और उस एक वोट की एक ही वैल्यू होगी। ऐसा कि एक वोट जो है जो एक पर्सन ने डाला है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, या फिर आप कहो कि मैन की जो वोटिंग वैल्यू है, ठीक है, तो वो ज़्यादा कर दिया, वुमेन की वोटिंग वैल्यू कम कर दी, ठीक है। ऐसा कर दिया कि वुमेन की वोटिंग वैल्यू आधी है और मैन की ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं करेंगे। वोटिंग वैल्यू भी जो होगी ना वो इक्वल होगी, ठीक है, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं दी जाएगी, हर एक की वोट की वैल्यू होगी, ठीक है। हर एक का जो वोट है वो मायने रखेगा, हर एक वोट इम्पॉर्टेंट है, हर एक जो वोट है उसकी वैल्यू होगी। सो ये हमारा थर्ड फीचर था डेमोक्रेसी का। आई होप कि आपको सेकेंड फीचर और थर्ड फीचर बिल्कुल क्लियर हो गया हो और वीडियो पसंद आई हो। होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। Hey everyone, this is Arya. Welcome back to my channel Arya's Classes. So आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो फोर्थ फीचर है हमारा डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। सो इसको भी समझेंगे हम लोग एंड फाइनली जो हमारी समरी डेफिनेशन वाला पार्ट है उसको भी पूरा फिनिश करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो व्हाट डेमोक्रेसी जो पार्ट है इस चैप्टर का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी है क्यों, राइट, वाई डेमोक्रेसी में से मतलब क्या चीज़ें हैं कि डेमोक्रेसी है। सो इसी में हम लोग फॉर और अगेंस्ट जो पॉइंट देखेंगे जो हमारा मतलब डेमोक्रेसी है उसके, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है वाई डेमोक्रेसी, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। सो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ जो लॉ है डेमोक्रेसी का इसको। सो देखो अभी इसमें हम लोग जिम्बाब्वे की स्टोरी को पढ़ेंगे, ठीक है, कि जिम्बाब्वे देश में एक्चुअली क्या हुआ था। उससे हम लोग समझेंगे कि डेमोक्रेसी जो मतलब रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स वाला जो हमारा फोर्थ फीचर है। तो देखो जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे ने इंडिपेंडेंस मतलब जिम्बाब्वे को वाइट मेजोरिटी से इंडिपेंडेंस मिली 1980 में, फाइन, 1980 में इसको इंडिपेंडेंस मिली वाइट मेजोरिटी रूल से। उसके बाद इस कंट्री में जो जानू पीएफ पार्टी थी इसी ने रूल किया है,
क्योंकि इसने ना फ्रीडम स्ट्रगल जो था इस पार्टी ने क्या बोलते हैं जिम्बाब्वे के लिए लड़ा था, ठीक है। सो इसलिए मतलब लोगों को ये पार्टी सही लगी कि हाँ इस पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल भी किया है, ठीक है, हेल्प किया फ्रीडम में, सो ये पार्टी सही रहेगी, तो लोगों ने इस पार्टी को जिता दिया। पर उसके बाद से फिर यही पार्टी रूल करने लगी और कोई पार्टी जिम्बाब्वे में आ ही नहीं रही थी, ठीक है। इलेक्शंस होते थे और यही पार्टी हमेशा जीतती थी। और जो इस पार्टी के लीडर हैं उनका नेम यहाँ पे देखो, रॉबर्ट मुगाबे। तो रॉबर्ट मुगाबे जो है ये इस पार्टी के लीडर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, इलेक्शन वॉज रेगुलरली हेल्ड, इलेक्शंस रेगुलरली हो रहे हैं, मतलब जितने भी ईयर में वहाँ पे इलेक्शन होते होंगे तो इलेक्शंस हो रहे हैं, पर फिर भी यही पार्टी जीत रही है सॉरी, ठीक है, पर फिर भी यही पार्टी जीत रही है। सो यू में से आप कह सकते हो कि हो सकता है लोगों को पार्टी ज़्यादा पसंद आ रही हो, है ना, हो सकता है इस पार्टी ने अच्छे काम किए हो इसलिए लोगों को पसंद आ रही हो और लोगों को जिता रही, लोग इस पार्टी को जिता रहे हो। बट इतने ईयर्स हो गए, क्या इस पार्टी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि किसी को भी ऐसा लगे मतलब कि नहीं ये पार्टी सही नहीं है, हमें किसी और पार्टी को चूज़ करना चाहिए। इलेक्शन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली अपोजिशन पार्टीज भी खड़ी होंगी, अपोजिशन पार्टीज भी होंगी, फिर भी यही पार्टी जीत के रह गई है, राइट। तो मतलब ये जो पार्टी है एक्चुअली, जो प्रेसिडेंट है रॉबर्ट मुगाबे, ये बहुत ही पॉपुलर है, बट ये अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज़ कर रहे हैं इलेक्शन में, एंड एक यही रीज़न है जिसकी वजह से ये पार्टी बार बार जीत रही है और अपोजिशन पार्टीज नहीं जीत पा रही है, ठीक है। इलेक्शन होते हैं तो ऑब्वियसली अपोजिशन पार्टीज भी खड़ी होंगी वहाँ पर, ठीक है। बट अब और है कि अपोजिशन पार्टीज खड़ी हो रही हैं पर फिर भी वो पार्टीज जो है ना जीत नहीं पा रही है, जानू पीएफ बार बार जीत रही है, फाइन। सो अब क्या हो रहा है कि ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इतने ईयर्स हो गए इसकी जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ये बार बार चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉबर्ट मुगाबे क्या कर रहे हैं कि अपनी पावर, क्योंकि ये प्रेसिडेंट है, फाइन, सो ये अपनी पावर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, एंड जो मतलब जो अकाउंट मतलब खुद को जिम्मेदारियाँ जो है ना, जो इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, जो इनकी ड्यूटीज़ है, उनको अकाउंटेबल करते जा रहे हैं। मतलब कि अगर ये कोई काम करते नहीं है या मतलब कोई ऐसा काम करते हैं जो सही नहीं है तो उसके लिए कोई भी इनसे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता है, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये आपने क्यों नहीं किया, ये आपने क्यों किया, ठीक है, कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता है। तो उसको ये मतलब इसको ये कम कर रहे हैं और अपनी पावर को बढ़ाते जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड दिस इज़ द रीज़न कि कॉन्स्टिट्यूशन बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है, स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रह रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। सो अभी तक हमने इतना देखा। उसके बाद क्या है कि जो अपोजिशन पार्टी वर्कर्स हैं उनको हरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, उनको परेशान किया जा रहा है। सो अपोजिशन पार्टीज वर्कर्स को हरेस्ट किया जा रहा है, उनकी मीटिंग्स को ख़राब किया जा रहा है, जैसे कि अगर वो मीटिंग्स रखते हैं एक साथ तो उनकी मीटिंग्स को भी ख़राब किया जा रहा है। पब्लिक प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल, पब्लिक प्रोटेस्ट हो गए या फिर जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो गए, उसको इलीगल डिक्लेयर किया जा रहा है कि ये इलीगल है, फाइन। देयर इज़ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, कुछ ऐसे लॉज बनाए गए जिन्होंने लोगों की राइट्स को लिमिट कर दिया कि आप अगर प्रेसिडेंट कुछ भी गलत करता है तब भी आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, फाइन। तो ऐसे लॉज बनाए गए जहाँ पे लोगों की राइट्स को कम किया गया। अब अगर प्रेसिडेंट कुछ गलत भी करते हैं तो लोग उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज पर्सन, जो टीवीज हो गई, ठीक है, रेडियोज हो गए और मीडिया जो है जो टीवीज पे शो करती है, सो ये सब ही गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखे हैं। तो अब ये चीज़ मीडिया रेडियोज हो गए, टेलीविज़न हो गए, तो अब ये सब वही चीज़ें दिखाएंगे जो गवर्नमेंट ने अच्छी की होंगी, राइट, और अपोजिशन पार्टीज को क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। होप ये आपको समझ में आ रहा हो। सो अब क्या हो रहा है कि हमने देखा कि ये सब भी
जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फाइन। अब देखो कई सारे ऐसे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट को हैरेश कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करती है तो उसको दिखाते भी है। अब उनको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जो जर्नलिस्ट हैं, जो न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे बना रहे हैं, उनको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई चीज़ क्यों दिखा रहे हो, ठीक है। जैसे कि जो इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हो गए, मतलब कि जिनको, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी होते हैं जिन्हें जर्नलिज्म काफ़ी पसंद है, तो वो मतलब क्या है कि फ्री में लोगों को न्यूज़पेपर और मतलब जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वो अपने खुद के न्यूज़पेपर्स बना रहे हैं जिसमें जो न्यूज़ है वो देते हैं, लोग तक पहुंचाते हैं इन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो अब क्या है कि वैसे जो इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि मतलब वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है ना चीज़ों को क्यों दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसको हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट है वो कोर्ट जजमेंट्स को भी इग्नोर कर रही है। कोर्ट के अगर कोई जजमेंट्स आते हैं तो गवर्नमेंट उन जजमेंट्स को भी इग्नोर कर रही है, ठीक है। उन जजमेंट्स को भी वो नहीं सुनती है। दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड हैज़ प्रेशराइज्ड जजेस, जो मतलब उनके अगेंस्ट भी जाते हैं, है ना। अब जैसे कि जजेस हो गए, उन्होंने कुछ अगेंस्ट में उनके डिसीजन सुना दिया। सो अब उन जजेस को भी प्रेशराइज किया जा रहा है, उन जजेस को भी परेशान किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स को जो हो गए ये लोग यूज़ करते थे। अब क्या है, नेक्स्ट थिंग इज दिस एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे shows that popular approval of ruler is necessary in democracy, but it is not sufficient. जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से हमने देखा कि जो पॉपुलर अप्रूवल है रूलर्स का वो मतलब नेसेसरी है बट अभी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट सफिशिएंट। पॉपुलर गवर्नमेंट जो है, मतलब अगर वो गवर्नमेंट काफ़ी पॉपुलर है तो वो पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। ऐसा नहीं कि हर एक पॉपुलर गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट में जीत रही है वो सिर्फ डेमोक्रेटिक हो, ठीक है। वो एकदम मतलब साफ सफाई से मतलब कोई भी डर्टी ट्रिक्स यूज़ नहीं कर रही है और जीत रही है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर कोई पार्टी काफ़ी टाइम से जीतती आ रही है, ठीक है, तो ये पहले बात तो ये पॉसिबल नहीं है अगर जो इलेक्शंस है वो सही से हो रहे हैं। सो ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी बार बार जीतती रहे, फाइन। और अगर मतलब जीत रही है तो ऐसा भी नहीं कि वो पार्टी डेमोक्रेटिक ही है, डेमोक्रेटिक होकर ही जीत रही है, ठीक है। वो पार्टी अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है। जो पॉपुलर लीडर्स हैं वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑटोक्रेटिक मीन्स क्या होता है कि एक तरीके से अपनी ही सुनना, जो मतलब जो सिटीजन्स हैं उनकी मतलब उनकी सजेशन से कोई भी आप कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो, ठीक है। वो ऑटोक्रेटिक है। आप अपने मन से जो भी आपके मन में आता है आप डिसीजन ले लेते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हो, किसी की सुनते नहीं हो। सो दैट इज़ ऑटोक्रेटिक, ठीक है, वो ऑटोक्रेटिक होता है। नाउ if we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections, but it is equally important to look before and after the elections. अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इलेक्शंस पे नोटिस करें, बट इलेक्शंस के पहले डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इलेक्शन के बाद भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये भी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्शन के पहले जो डेमोक्रेसी थी वो इलेक्शन के बाद भी है या नहीं है, फाइन। सो अब कुछ कंडीशंस हम देखेंगे आइडियल डेमोक्रेसी के लिए कि किस आइडियल डेमोक्रेसी किस तरीके की होनी चाहिए। वैसे तो ना किसी भी कंट्री में फ़िलहाल आइडियल डेमोक्रेसी एक्चुअली में है नहीं, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू बुक आइडियल डेमोक्रेसी किस हिसाब की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे अभी। सी there should be sufficient room for normal political activity including political opposition in the period before elections also. So अब देखो डेमोक्रेसी ना इलेक्शन के बाद भी हो और इलेक्शन के पहले भी हो, ठीक है। इलेक्शन के पहले जो डेमोक्रेसी थी वो इलेक्शन के बाद भी है, ये चीज़ होनी चाहिए, फाइन।
इसी से आइडियल डेमोक्रेसी होगी। ऐसा नहीं कि इलेक्शन के पहले डेमोक्रेसी थी, अब इलेक्शंस हो गए तो उसके बाद डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद सब कुछ मतलब अनडेमोक्रेटिक है, नो डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स। जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको बेसिक राइट्स जो है ना सिटीजन की, उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, ठीक है। अगर जैसे कि कोई किसी को कोई चीज़ गलत लग रही है और वो अगर वो कह रहा है तो ऐसा नहीं उसको इग्नोर मार दिया जाए, रिस्पेक्ट करनी होगी उसकी, फाइन। एंड क्या है, जैसे कि लोग रैलीज करते हैं अपनी, ठीक है, या फिर कोई चीज़ मतलब गलत होती है तो उसके प्रति आवाज़ उठाते हैं, तो ये उनकी राइट है, इससे उस राइट से उनको हटाना नहीं चाहिए। एंड आफ्टर दैट क्या है कि जो लोग हैं वो सोचने के लिए, अपने ओपिनियंस देने के लिए, ठीक है, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए लोगों के सामने फ्री होने चाहिए। एंड अगर वो एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, ठीक है, या फिर रैलीज करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, सो ये उनकी राइट है एंड ये उनसे छीनी नहीं जानी चाहिए, ये उनको मिलना चाहिए कि अगर वो एसोसिएशंस बनाते हैं, अगर वो चाहते हैं कि कोई मतलब किसी भी पॉलिटिकल वर्क में पार्ट ले, so they can take fine and take other political actions also। और अगर जैसे कि बाद में वो एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है तो ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी बन गई वो कोई पॉलिटिकल एक्शन नहीं ले सकती, पॉलिटिकल एक्शंस भी लेगी अगर वो एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, राइट। सो अब नेक्स्ट थिंग इज कि एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। हर एक इक्वल है मतलब लॉ के सामने, फाइन। So next thing is कि this right must be protected by independent judiciary whose order are obeyed by everyone। So अब जो ये rights हैं ये independent judiciary को protect करनी चाहिए, fine। अब जैसे कि for example अगर judiciary भी government की जेब में होगी, judiciary भी government का कहा हुआ सुनेगी, so अब इससे क्या होगा कि अगर कोई government leader या कोई political leader गलत करता है, judiciary उसको punishment देगी नहीं, राइट, तो वो गलत करता ही जाए। तो जुडिशरी की पावर सबसे ऊपर इसलिए रखी गई है कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर भी गलत करता है सो आपको मतलब आप उसको इजीली पनिश कर सकते हो, राइट। सो दैट्स वाई जुडिशरी की पावर को इतना ऊपर दर्जा दिया गया है। सो नेक्स्ट थिंग इज देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर इलेक्शंस, ठीक है। तो उन कंडीशंस को देखते हैं। Democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won elections. It has to respect some guarantees to minorities also. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो मन में है वो नहीं कर सकती है सिर्फ इसीलिए कि वो इलेक्शन में जीती है। मतलब अगर लोगों ने उसको इलेक्शन में जिताया है तो इसलिए जिताया होगा कि वो लोगों के लिए सही करे, ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी चला के कुछ भी करती रहे, कैसे भी लॉज निकाल दे, फाइन। ये नहीं होना चाहिए उसको, मतलब वी कैन से कि इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज़। जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज हैं, कुछ गारंटीज़ हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट। जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो कुछ कहते हैं तो उनकी चीज़ों को सुनना भी चाहिए, फाइन। एवरी ऑफिस बेरियर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। एंड उसके बाद है एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, ठीक है। हर एक जो डिसीजन है वो काफ़ी कंसल्टेशन के बाद, ठीक है, सोच विचार के बाद ही उसको लेकर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस निकाल दिया ऐसे भी, कैसे भी निकाल दिया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपकी जो ओके, सो अब क्या है यहाँ पे, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो अब नेक्स्ट थिंग इज कि जैसे मैंने बताया मेजर डिसीजंस जो है काफ़ी कंसल्टेशन के बाद ही निकालने चाहिए। एंड उसके बाद है ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। हर एक चीज़ जो है सिर्फ लोगों के लिए नहीं, जो ऑफिशियल्स भी हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके लिए भी अकाउंटेबल होनी चाहिए, फाइन, कि वो भी उन चीज़ों को माने, उनकी रिस्पेक्ट करें। इसी के साथ जो अभी हमने चीज़ें पढ़ी, ठीक है, अभी हमने जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से समझी, हमारा फोर्थ जो फीचर है डेमोक्रेसी का वो निकल के आता है। एंड व्हाट इज़ दैट?
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। ठीक है, सो होप ये जो फोर्थ फीचर है आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया हो। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम लोग क्या करेंगे, समरी डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, सो हमने एक सिंपल डेफिनेशन के साथ स्टार्ट किया था, बट जब स्टार्ट किया था तो ये डेफिनेशन एडिक्यूट नहीं थी। ठीक है, ये डेफिनेशन सही नहीं लग रही थी, हमें लग रहा था कि कुछ चीज़ें में भी छूटी हो इस डेफिनेशन में। इट वॉज नॉट एडिक्यूट, बट इन 4 फीचर्स को समझने के बाद अब जो ये डेफिनेशन है ये एकदम सही है, क्योंकि अब हम इस पूरी डेफिनेशन के हर एक पर्टिकुलर वर्ड को समझ चुके हैं। राइट, हर एक पर्टिकुलर वर्ड को समझ चुके हैं, तो इसलिए जो ये डेफिनेशन है अब ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन को क्लियरली यूज़ कर सकते हैं। फाइन, सो हमने 4 फीचर्स समझ लिए डेमोक्रेसी के। अब देखो यहाँ पर है डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स लोगों के द्वारा इलेक्ट होंगे और सारे मेजर डिसीजंस लेंगे। इलेक्शंस ऑफर चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज करेंट रूलर्स। इलेक्शन ऑफर करते हैं मतलब फेयर अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए, कि अगर लोगों को कोई रूलिंग पार्टी पसंद नहीं आ रही है, अगर वो सही नहीं कर रही है, ठीक है, कुछ डर्टी ट्रिक्स यूज़ कर रही है या कुछ गलत कर रही है, तो आपके पास ये राइट्स है कि आप उनको हटा सकते हो। ठीक है, इलेक्शंस ने आपको ये चॉइस दे रखी है। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। ये चॉइस और अपॉर्चुनिटीज हर एक को प्रोवाइडेड है, हर एक को मिलती है इक्वल बेसिस पे। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। फाइन, ये आपका 4th फीचर। तो ये वो सारे फीचर्स हैं जो अभी हमने समझे हैं 4th फीचर, एंड होप ये चारों फीचर अब आपको बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, अब आपसे कोई भी कुछ पूछे तो आप इजली उसका आंसर दे सकते हो। सो इसी के साथ अब ये जो था आज का मेरी तरफ से आपके लिए, होप ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हो, आपको जो टॉपिक है एकदम क्लियरली समझ में आ गया हो। और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम लोग वाई डेमोक्रेसी वाला जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। So till then, thank you so much. Take care. Bye bye.